तो साथियों, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड का आईपीओ आ गया है। और आईपीओ का जब नाम आया था उस समय पर इनके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 32 के चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी डेट फाइनल होती है उसके बाद आप देखेंगे तो डिमांड हमें राइज होती हुई देखने को मिल रही है और इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम 32 से बढ़ करके 55 हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी किस सेक्टर में कार्य करती है, जिस सेक्टर में कार्य करती है वहाँ हमें ग्रोथ स्टोरी क्या देखने को मिल रही है, उस सेक्टर में इंडिया की क्या ग्रोथ स्टोरी है, क्या चांसेस हैं इस कंपनी के ग्रो करने की, इसके कॉम्पिटिटर के भी साथ इसका कंपैरिजन करेंगे एंड इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है इस आईपीओ को लेकर के। सो बने रहिए अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल विद द बेल आइकन, आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है तो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है, फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ, माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। यानी कुल मिला के कंपनी का जो थीम है वो एग्री थीम होने वाला है। और एग्री थीम को लेकर के बजट में काफ़ी ज़्यादा शोर चल रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है एग्री थीम को लेकर के। और जिस तरीके से कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशन का कार्य कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी B2B और B2C सेगमेंट में कार्य करती हुई आपको देखने को मिलेगी। बात करें फॉर्मुलेशन की तो 464 रजिस्ट्रेशंस हैं कंपनी के पास फॉर्मुलेशन के, जिसमें से 269 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस जो हैं वो इंडिया में और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 195 एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशंस हैं जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट ही किए जाते हैं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास 157 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस हैं प्रोडक्ट्स के, जिसमें से 154 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो 600 कस्टमर्स को यहाँ पर सेल किए जाते हैं जो कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इनके एक्सपोर्ट की तो वो आप देख सकते हैं कि 66 इनके पास कस्टमर्स हैं अक्रॉस 25 कंट्रीज़। इंडिया की अगर हम बात करें तो 4200 डीलर्स हैं इनके पास 17 स्टेट्स में। तो कुल मिलाकर के बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। इनफैक्ट अगर हम रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का जो है तो परसेंटेज देखें तो वो लगभग 9.9% यहाँ पे कंपनी जो है तो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू गेन करती है। कंपनी के पास यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो केरला और गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह वगैरह सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी जो है तो कार्य करती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो देखिए सेक्टर उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो उतनी कुछ खास नहीं है। अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में ये जो मार्केट था लगभग 62 यूएस बिलियन डॉलर का था। वहाँ से अगर 21 में आप देखेंगे तो 68 बिलियन डॉलर का रहा है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि 75 यूएस बिलियन डॉलर में ये जो मार्केट है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ग्रोथ स्टोरी की बात करें सेक्टर की ग्लोबली तो ये आपको 1.6 से 1.8% CAGR से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अब ये ग्लोबल है, यहाँ पे कुछ जो हैं तो ज़्यादा अच्छे इससे आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं कुछ कंट्रीज़ और कुछ कंट्रीज़ इससे कम ग्रोथ दिखा सकती हैं। इनफैक्ट अगर रीजन वाइज देखें तो इस ग्लोबल में जो एशिया पैसिफिक का ग्रोथ होने वाला है वो एक्सपेक्टेड है 3.4 से 3.7% CAGR। जबकि यूरोप वगैरह में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ में आने वाले समय में डी ग्रोथ देखने को ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद डी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडिया की स्टोरी देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में अगर वर्ल्ड की बात करें तो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर, और टॉप 3 में यहाँ पे यूएस, जापान और चाइना आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 4 सालों में इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को देखेंगे तो ये 12% CAGR से ग्रो किया है। तो यानी कि इंडस्ट्री को यहाँ पे हमारा जो देश है, सेक्टर को हमारा देश जो है वो आउट परफॉर्म करता आया है। ये तो हो गई सेक्टर की बात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इमेंस कंपटीशन है। अगर यहाँ पे हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, रैलीज इंडिया, भारत रसायन, रिसेंटली लिस्टेड स्पेस की बात करें तो IPL और आपको हिरानबा देखने को मिलते हैं।
एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस, यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इनफैक्ट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इन सारी कंपनीज़ के मुकाबले में कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का मार्जिन हर साल इम्प्रूव होता आया है। आगे मैं स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कंपनी के मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। अदर देन दैट, कंपनी के आरओई की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलता है। इनफैक्ट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो उतने कंफर्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आईपीएल की बात करें, हिरानबा की बात करें, जनरली इस सेक्टर में आपको जो है तो थोड़े से कम वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट भारत रसायन का भी वैल्यूएशन यहाँ पे इस कंपनी से कम है। बट ऑल दो यहाँ पे ये वैल्यूएशन उतने बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़े से यहाँ पे वैल्यूएशन का इशू ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो 198 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 302 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद बढ़ा 394 करोड़ रुपए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी 31 जुलाई का इनके पास डाटा है, जिसमें 221 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रेवेन्यू आ चुका है। अब प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ से यहाँ पे 21 करोड़ हुए, 21 से 29 करोड़ हुए, और फिर 29 के बाद अभी तक कंपनी ने 18 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे 2019 का डाटा नहीं है, उसका भी नंबर अगर मैं बताऊं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में लगभग 5 करोड़ था। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो डबल हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगेन डबल हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे रेवेन्यू यहाँ पे डबल नहीं हुए हैं कंपनी के। तो डेफिनेटली साल दर साल यहाँ पे कंपनी जो है तो अपने मार्जिन को इम्प्रूव करती आई है। और वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपनी के अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें 9.4% थे, उसके बाद 10.6 और उसके बाद 11.7, और अभी अगर आप देखेंगे तो 12.2% के कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं। आरओसी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हर साल यहाँ पे कंपनी का जो है तो मतलब हेल्दी आरओसी मैं कहूँगा यहाँ पे कंपनी जो है तो मेंटेन करती आई है। इनफैक्ट आरओई भी यहाँ पे काफ़ी हेल्दी हैं। हालांकि इसके अलावा इनके बैलेंस शीट में कुछ कंसर्न्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है दिन ब दिन आपको बढ़ता देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो है तो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनी के पास वो पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर ट्रेड पेबल्स की बात करें तो आप देखेंगे ये नंबर कम हो रहे हैं, यानी कंपनी पेमेंट तो बहुत जल्दी कर रही है, लेकिन कंपनी को पेमेंट जो है वो काफ़ी लेट से मिल रहा है। और कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी कुछ खास ग्रो नहीं किया है। मे बी वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो ये जो आईपीओ टोटल साइज आ रहा है ये 251 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से फ्रेश इशू 216 करोड़ रुपए के हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पे पूरा का पूरा ओएफएस लेकर के नहीं आ रही है, छोटा मोटा यहाँ पे ओएफएस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद प्राइस बैंड की बात करें तो 216 से 237 है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 237 में ही अप्लाई करिएगा, या फिर एक बॉक्स आता है कट ऑफ बॉक्स वाला, उसमें आप टिक कर दीजिएगा। तो वही जो है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होता है कि लोग 216 में अप्लाई कर देते हैं और वहीं से उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, अगर वहाँ पे आईपीओ जो है तो ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी फंड रेज कर रही है यहाँ पे कैपेक्स के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और यहाँ पे इनके पास कुछ बोरोइंग्स हैं, उसके रीपेमेंट के लिए कंपनी जो है तो पैसे पब्लिक से लेना चाह रही है। इसके अलावा अगर हम होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर एंड ग्रुप के पास 100% है, और आईपीओ जब यहाँ पे लिस्ट होगा, आईपीओ आ जाने के बाद इनकी जो होल्डिंग है वो 69% की हो जाएगी। आईपीओ 28 नवंबर को ओपन हो रहा है और इसकी क्लोजिंग जो है वो 30 नवंबर को है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 30 नवंबर को एक और आईपीओ यहाँ पे मार्केट को हिट करने वाला है। तो हमें स्ट्रेटजी जो है उसी हिसाब से बना के रखनी है। यहाँ पे अलॉटमेंट का जो बेसिस है वो 5 दिसंबर को होगा, और शेयर्स जो हैं वो आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे 6 दिसंबर को। रिफंड भी जो है वो भी 6 दिसंबर को ही इनिशिएट हो जाएगा, और लिस्टिंग 8 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगी। स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। एक्सपोर्ट का भी बिजनेस में कंपनी जो है तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे यहाँ पे आई थिंक 12% CAGR से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी के पास प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी जो है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर में, और यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉलर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की बात करें, क्योंकि कंपनी जो है तो उतना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर नहीं पाई है। और भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, और वो उससे काफ़ी अच्छा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूँ। अभी तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट 24% के हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि 30 नवंबर को जो है तो एक और आईपीओ मार्केट को हिट करने वाला है। अभी वहाँ पे जो ग्रे मार्केट है वहाँ पे एज सच कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमने यहाँ पे भी लगा दिया छोटा मोटा अमाउंट, यहाँ पे भी लगा दिया दोनों आईपीओ में। लेकिन जो क्यूआईबीज होते हैं, जो एचएनआईज होते हैं, जो बड़ा बड़ा फंड लाते हैं, वो अगर यहाँ पे पैसा ब्लॉक करेंगे तो वो नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि 30 नवंबर को आने वाला है यूनिपार्ट्स का आईपीओ। तो वहाँ पे उनके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो क्या है, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेंगे। और देखिए, कोई भी जो ये ग्रे मार्केट की डिमांड है ना, ये तभी तक बनी रहेगी जब तक वहाँ पे क्यूआईबी इंस्टीट्यूशनल्स का इंटरेस्ट जो है, एचएनआईज का इंटरेस्ट जो है, वो जब तक बना नहीं रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे 30 नवंबर का डाटा देखना, जो कि आखिरी दिन का डाटा होगा कि वहाँ पे किस तरीके से डिमांड आ रही है, किस तरीके से क्यूआईबीज और एचएनआईज इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जैसा जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा, डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके बता दूंगा। इनफैक्ट यूट्यूब में भी मैं अपना जो स्टेटस है, एक पोस्ट वहाँ पे मैं डाल दूंगा, कि लिख के मैं डाल दूंगा वहाँ पे कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। बाकी अभी तक जिस तरीके की डिमांड निकल के आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पे जो है तो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली, और जिस तरीके का ये आईपीओ है, आईपीओ भी अच्छा है एज सच, ओके ओके सा एवरेज सा आईपीओ है, ठीक ठाक, इनफैक्ट मैं कहूँगा एबव एवरेज है। तो ये आईपीओ भी ठीक ठाक है, इसमें पैसा जो है तो लगाया जा सकता है, और इसमें लिस्टिंग गेन भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। बाकी आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।